Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. So this is the part second of approach to anemia. Approach to anemia के part first में हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि किसी भी पर्सन को अगर एनीमिया है तो उसे कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं और उन लैब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें कैसे पता करना है, कैसे डायग्नोस करना है कि उस पेशेंट को एनीमिया है या फिर नहीं है, और अगर एनीमिया है तो कौन से टाइप का एनीमिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिफरेंट कॉजेज ऑफ एनीमिया को भी डिटेल में डिस्कस करा था, तो पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। आज है हमारा पार्ट सेकंड ऑफ अप्रोच टू एनीमिया, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो क्या आप सब तैयार हैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो यहाँ पे हमने एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है वो कोई ना कोई हमने बेस लिया है। तो यहाँ पे जो हमने बेस लिया है एनीमिया को क्लासिफाई करने का वो है हमारा एमसीवी। सीबीसी का एक पैरामीटर है एमसीवी, जिसकी फुल फॉर्म है आपके सामने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हम जनरली समझते हैं कि एमसीवी हमें क्या बताता है। एमसीवी का देखिए फॉर्मूला है HCT डिवाइडेड बाय TRBC इंटू 10। ठीक है, हमें बेसिकली क्या बताता है, देखिए एकदम सिंपली हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम का एक वॉल्यूम है, उस क्लासरूम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आपको ये पता करना है कि उस एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो सिमिलरली एमसीवी भी हमें यही बताता है। एमसीवी हमें ये बताता है कि आपकी एक यूनिट ऑफ ब्लड के अंदर एक आरबीसी कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो देखिए एचसीटी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। किसकी वॉल्यूम? एक यूनिट ऑफ ब्लड के अंदर जितनी भी आरबीसीज है वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, वो आपका एचसीटी है। तो एचसीटी क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज डिवाइडेड बाय टीआरबीसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज। आपने उसको नंबर ऑफ आरबीसी से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, एक आरबीसी आपकी कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये यूनिट एडजस्ट करती है, जो कि इसकी यूनिट होती है फेम्टो लीटर। एमसीवी की जो यूनिट है वो आपकी होती है फेम्टो लीटर, राइट। तो हमने अब सिंपली क्या समझा कि जो एमसीवी होता है वो क्या मेजर करता है, एक आरबीसी की वॉल्यूम को मेजर करके बताता है। अब एमसीवी की जो भी वैल्यू आती है वो क्या क्या आ सकती है, या तो वो नॉर्मल आएगी वैल्यू, या फिर डिक्रीज आएगी, या फिर इंक्रीज आएगी। तो आपके सामने 3 केस आ गए। अगर एमसीवी की वॉल्यूम जो है नॉर्मल आती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल एमसीवी। और वो कौन सा एनीमिया आपको बताएगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसमें हमने क्या समझा है कि पेशेंट ने सबसे पहले अपना सीबीसी कराया, राइट। सीबीसी कराने में एक पैरामीटर है कौन सा, एमसीवी। एमसीवी की आपने सबसे पहले हमने ये देखा आरबीसी काउंट कम आ रहा है, फिर हमने देखा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी कम आ रहा है, फिर आपने देखा एचसीटी वैल्यू भी क्या आ रही है, कम आ रही है। तीनों चीज कम आ रही है, तो सबसे पहले आपने ये पता कर लिया कि पेशेंट को एनीमिया है। अब हमारा सेकंड अप्रोच क्या है, हमें यह पता करना है कि इन तीनों में से कौन से टाइप का एनीमिया है। तो अब आप सीबीसी के अंदर कौन से पैरामीटर पे फोकस करेंगे, एमसीवी पे फोकस करेंगे। एमसीवी की वैल्यू अगर नॉर्मल आई तो आप क्या बताओगे, पेशेंट को एनीमिया है, लेकिन कौन सा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अगर एमसीवी की वैल्यू डिक्रीज आ रही है, ठीक है, डिक्रीज क्यों आएगी, वॉल्यूम क्या हो गई उसकी, कम हो गई, डिक्रीज हो गया, तो एमसीवी क्या आया, डिक्रीज आया। एमसीवी डिक्रीज आया तो आपने उसको कौन से टाइप का एनीमिया बताया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पे माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब छोटा हो गया है, मतलब वॉल्यूम कम हो गई है, साइटिक मतलब आरबीसी की वॉल्यूम कम हो गई, तो आपने उसको क्या बोला, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसी का अपोजिट क्या होगा कि अगर आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, तो एमसीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एमसीवी इंक्रीज आएगा तो आप क्या बताओगे, पेशेंट को एनीमिया है, लेकिन कौन से टाइप का है, मैक्रोसाइटिक। मैक्रो मतलब वॉल्यूम बढ़ गई है, आरबीसी की वॉल्यूम क्या हो गई है, बढ़ गई है, साइज उसका बढ़ गया है, तो आपने उसको बोला है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एमसीवी के बेसिस पे हमारे सामने 3 टाइप के एनीमियाज होते हैं। अगर एमसीवी कम है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एमसीवी नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, और अगर एमसीवी ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो आपके सामने मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सो फर्स्ट है हमारा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है,
It is a type of anemia in which the volume of circulating RBCs are smaller than the usual or normal volume of RBCs. क्या बता रहा है ये हमें? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, राइट? तो मेरे अंदर क्या होगा? सबसे पहले सीबीसी कराऊंगी तो आरबीसी काउंट कम आएगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा, एचसीडी वॉल्यूम कम आएगा, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि एनीमिया है। लेकिन अगर मुझे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो मेरे अंदर जो आरबीसी सर्कुलेट कर रही है, राइट, उन आरबीसी का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा देन द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज। ये है आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट हमारे सामने डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन कौन से एग्जांपल्स है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो भी क्या है आपका? एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है आपका एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, थर्ड है थैलेसीमिया एंड फोर्थ है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो आपके सामने ये 4 कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके? माइक्रोसाइटिक एनीमिया के। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चारों एग्जांपल्स हैं हमारे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के, इनको आप कैसे लैब डायग्नोसिस के बेसिस पे, लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम इन चारों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मुझे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है तो इन चारों में से कौन से टाइप का एनीमिया है वो हम कैसे लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करके डायग्नोस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम शॉर्ट में IDAV बोलते हैं, राइट? आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, टोटल 7 पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं। इन सारे पैरामीटर्स का लैब रिजल्ट क्या आता है? डिक्रीज आता है या इंक्रीज आता है? हमने वो लैब इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग भी लिखी है और उसका क्या रीजन होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट पैरामीटर वो है आपका आरबीसी काउंट। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके चलना है कि कोई पर्सन है, उसको क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो जब मैंने ऐसे पर्सन का आरबीसी काउंट देखा, लैब इन्वेस्टिगेशन में हमने कौन सा पैरामीटर देख रहे हैं? आरबीसी काउंट। तो जब हम उसका आरबीसी काउंट देखेंगे तो उसका आरबीसी काउंट क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। रीजन क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा है? बेसिकली आयरन की कमी हो रही है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको क्या बता रहा है? कि इस पर्सन के अंदर आयरन की क्या है? कमी हो रही है। अब हमें पता है कि हमारी जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। तो बेसिकली आयरन किसको बना रहा है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बना रहा है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसको बना रहा है? नॉर्मल आरबीसी को बना रहा है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आरबीसी कम बनेगी तो आरबीसी का जो काउंट है वो क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। तो आईडीए के अंदर पहला पैरामीटर जो है आपका आरबीसी काउंट, वो क्या आएगा? डिक्रीज आएगा, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर पे। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RDW। देखिए बेसिकली RDW जो होता है वो इस केस के अंदर इंक्रीज आता है। RDW जब भी इंक्रीज आता है तो वो हमें एक कंडीशन बताता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एन का मतलब है यहाँ पे नो, आइसो का मतलब क्या होता है? जनरल, सेम, और यहाँ पे साइटोसिस मतलब सेल्स की बात हो रही है। कौन सी सेल्स? आरबीसी। तो बेसिकली एनाइसोसाइटोसिस कंडीशन हमें क्या बताती है? कि जिन पर्सन्स को IDA होता है वो पर्सन एनाइसोसाइटोसिस शो करते हैं। उसका मतलब क्या है? जैसे मुझे IDA हुआ है, राइट? तो मेरे अंदर जितनी आरबीसीज होंगी उन आरबीसीज के बीच में, उनके साइज में और उनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा अंतर होगा। जैसे कुछ आरबीसीज छोटी हैं, कुछ नॉर्मल होंगी, कुछ ज्यादा लार्ज आरबीसीज होंगी। तो ये हमें क्या बताता है? एनाइसोसाइटोसिस ये एक वो कंडीशन है जिनके अंदर आरबीसीज का साइज और वॉल्यूम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, एक दूसरे में काफी अंतर होता है। तो वो है आपकी कंडीशन एनाइसोसाइटोसिस। और एनाइसोसाइटोसिस की कंडीशन में जो RDW की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ID के अंदर क्या आता है? हमारा RDW इंक्रीज आता है। अब IDA में एनाइसोसाइटोसिस क्यों होता है वो जब हम IDA को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। बट यहाँ पे हमें समझना है कि IDA में एनाइसोसाइटोसिस कंडीशन शो होती है जिसकी वजह से RDW क्या आता है? इंक्रीज आता है। नेक्स्ट है आपका पैरामीटर सीरम आयरन लेवल। बहुत सिंपल सी बात है, सीरम आयरन लेवल क्या आएगा? कम आएगा। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि आयरन की कमी है। आप आयरन ही कम ले रहे हो तो आपके अंदर सीरम के अंदर आयरन का लेवल ही क्या होगा? कम होगा। तो बेसिकली सीरम आयरन लेवल हमारा क्या आएगा? कम आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पैरामीटर सीरम फेरेटिन लेवल। अब यहाँ पे किसका लेवल देख रहे हो आप? सीरम के अंदर फेरेटिन का लेवल देख रहे हो। सबसे पहले हम समझते हैं फेरेटिन क्या है। देखो मैंने डाइट से क्या लिया? आयरन लिया,
कुछ आयरन मैंने यूटिलाइज कर लिया आरबीसीज को बनाने के लिए, लेकिन जो आयरन मैं यूटिलाइज नहीं कर रही वो मेरी बॉडी में क्या करूंगी, स्टोर करके रखूंगी। तो जब आयरन मेरी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जो आपने आयरन को यूज में नहीं लिया, वो आयरन जब मेरी बॉडी स्टोर करती है तो कौन से फॉर्म में स्टोर करती है, उसे हम बोलते हैं फेरेटिन। तो सिंपली फेरेटिन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो जो मैं आयरन को स्टोर करूंगी वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे फेरेटिन क्या आएगा, आपका लो आएगा। आयरन आईडीए में क्या हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है, आयरन कम हो रहा है तो स्टोरेज ऑफ आयरन भी क्या होगा, कम होगा। स्टोरेज ऑफ आयरन कम है तो आपका सिंपली फेरेटिन भी क्या आएगा, सीरम फेरेटिन लेवल कम आएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं TIBC, राइट। सबसे पहले हम नॉर्मल समझते हैं। देखो TIBC आईडी के अंदर क्या आता है, इंक्रीज आता है, हाई आता है। क्यों आता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, डाइट से मैंने क्या लिया, आयरन, ठीक है। आयरन मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट होगा। आपने डाइट से आयरन लिया, आयरन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा आयरन आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आयरन कहां जाएगा, मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में चला गया आयरन। अब आयरन को मेरे ब्लड से कहां जाना है, बोन मैरो तक जाना है, क्योंकि आरबीसीज बनानी है। आरबीसीज को मतलब आयरन को मैं ले रही हूं तो आयरन को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, मुझे उस आयरन से क्या बनानी है, आरबीसीज बनानी है। आरबीसीज कहां बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डाइट से मैंने आयरन लिया, कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहां गया, आपके ब्लड के अंदर। अब मेरा आयरन ब्लड से कहां जाएगा, बोन मैरो, और बोन मैरो में वो क्या बनाएगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ब्लड में जब मेरा आयरन आया तो आयरन को ट्रांसफरिन क्या करता है, ट्रांसफरिन यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। मेरी बॉडी क्या बना कर देगी, ब्लड के अंदर ट्रांसफरिन को रिलीज करेगी। ट्रांसफरिन क्या है, आयरन का ट्रांसपोर्टर। वो आयरन को पकड़ेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड से कहां ले जाएगा, आपके बोन मैरो तक ले जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफरिन क्या काम कर रहा है, एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ आयरन। तो ये हो गया सिंपली कि यहाँ पे ट्रांसफरिन का क्या काम है, या फिर आयरन हमारा डाइट से बोन मैरो तक कैसे पहुंचता है। अब हम बात करेंगे कि TIBC आपको क्या बताता है। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। थ्योरी हमें क्या बोलती है कि जो टोटल ट्रांसफरिन लेवल है ब्लड के अंदर, अगर आप ये बात करोगे कि जो ट्रांसफरिन का लेवल है ब्लड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करिए कि मैंने डाइट से आयरन कम लिया, मैंने डाइट में ही आयरन कम लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आयरन क्या आएगा, कम आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कम आया तो ब्लड के अंदर भी क्या आएगा, कम आएगा। अब मेरी बॉडी क्या कोशिश करेगी, वो ट्रांसपोर्टर को इंक्रीज कर देगी, ट्रांसपोर्टर के लेवल को बढ़ा देगी, और ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टर मैं ब्लड के अंदर रिलीज करूं, जिससे से ज्यादा वो आयरन को बाइंड करे, आयरन को पकड़े, और पकड़ कर उसको कहां ले जाए, बोन मैरो तक ले जाए, ठीक है। ये मेरी बॉडी कोशिश करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जिस भी पर्सन को, जैसे मुझे अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, तो मेरी बॉडी ट्रांसफरिन के लेवल को बेसिकली क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो आपका जो ट्रांसफरिन लेवल जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज्यादा आयरन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी किसकी है, ट्रांसफरिन की। तो आयरन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो भी प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम इस पर्सन का TIBC कैलकुलेट करेंगे, TIBC को मेजर करेंगे, तो TIBC क्या आएगा, इस केस के अंदर हाई आएगा। फिर नेक्स्ट देखो ट्रांसफरेंस सैचुरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। नेक्स्ट है आपका 6 ट्रांसफरेंस सैचुरेशन। ट्रांसफरेंस सैचुरेशन हमें क्या बताता है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं। ट्रांसफरेंस सैचुरेशन क्या होता है कि जब मेरा ट्रांसफरेंस लेवल ब्लड के अंदर आया, अभी वो एकदम अकेला है, किसी से बाइंड नहीं हुआ, इस टाइप के ट्रांसफरेंस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड ट्रांसफरेंस। मेरी बॉडी के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर ट्रांसफरेंस आ गया, रिलीज कर दिया, वो ब्लड के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक वो आयरन के साथ जुड़ा नहीं है, बाइंड नहीं हुआ है। इस टाइप के ट्रांसफरेंस को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड ट्रांसफरेंस। लेकिन जैसे ही ट्रांसफरेंस किसके साथ जुड़ जाता है, आयरन के साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो ट्रांसफरेंस आपका कौन से टाइप का कहलाता है, सैचुरेटेड ट्रांसफरेंस। तो इस केस के अंदर जो सैचुरेशन है ट्रांसफरेंस का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हुआ, आयरन की कमी हुई, आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ट्रांसफरेंस के लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करा।
ट्रांसफेरिन तो बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसफेरिन आयरन की कमी की वजह से ट्रांसफेरिन आयरन के साथ जुड़ नहीं पा रहा, जिस वजह से ट्रांसफेरिन सैचुरेट नहीं हो पा रहा और आपका ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या है, आयरन लोडेड ट्रांसफेरिन इज अ सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन, ये चीज समझ आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्कर्स है, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मार्कर्स क्या क्या है। सबसे पहले थ्योरी ने क्या बताया, अगर आयरन डेफिशिएंसी की कमी है तो आयरन का लेवल सीरम के अंदर क्या आएगा, लो आएगा। आयरन कम हुआ तो बॉडी ने क्या बनाना स्टार्ट करा, ट्रांसफेरिन के लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करा। ट्रांसफेरिन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफेरिन आयरन के साथ जुड़ नहीं पा रहा। ट्रांसफेरिन अगर बढ़ता जा रहा है तो ट्रांसफेरिन का बढ़ना आपको क्या बताएगा, टीआईबीसी प्रोपोर्शनली क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो टीआईबीसी क्या आएगा, मेरा हाई आएगा, एकदम काफी ज्यादा इसकी वैल्यू आती है। टीआईबीसी हाई आया, फिर आपने नेक्स्ट देखा ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, क्योंकि ट्रांसफेरिन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफेरिन आयरन के साथ जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा, नहीं जुड़ पा रहा, तो आयरन ट्रांसफेरिन सैचुरेशन क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो ये तीनों पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोस करने के लिए। लास्ट है हमारा 7th मेंजर इंडेक्स। बेसिकली यहाँ पे मेंजर इंडेक्स जो होता है वो हम यूज में लेते हैं या ये हमें हेल्प करता है थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिफरेंशिएट करने में। कैसे करता है, जब आपका केस IDA का होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का होगा, तो उस केस के अंदर मेंजर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मोर देन 13% आएगी। बेसिकली मेंजर इंडेक्स परसेंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MCV, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय RBC, इसका फॉर्मूला है। तो IDA के केस में बेसिकली जो मेंजर इंडेक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या आती है, मोर देन 13%, और थैलेसीमिया के अंदर मेंजर इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 13%। तो मेंजर इंडेक्स बेसिकली हमें थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। इसका मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन को एनीमिया होता है किस वजह से, किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से। क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है और उस बीमारी की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो उस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। सबसे पहले जिसका पैरामीटर आता है वो आता है हमारा RBC काउंट। क्या रिजल्ट आएगा, डिक्रीज आएगा। क्यों आएगा, रीजन है, देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉनिक डिजीज हुई है इस पर्सन को, कौन सी हुई है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर इस पर्सन को क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन के अंदर किडनी के अंदर क्रॉनिक डिजीज है, कोई लंबे समय से इसको किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मली किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, एक हार्मोन जिसको आप बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारा क्या फंक्शन करता है, वो बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोपोइसिस करता है, RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर उस पर्सन को किडनी के अंदर कोई लंबे समय से बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो उस डिजीज की वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसकी किडनी इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी, कम बनाएगी। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम बनेगा तो RBCs का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। RBC का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो RBC का काउंट भी क्या आएगा, उसके अंदर कम आएगा, डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट है आपका पैरामीटर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद RDW। यहाँ पे RDW नॉर्मल आएगा क्योंकि एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर एनाइसोसाइटोसिस शो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपका RDW क्या आता है, जनरली नॉर्मल आता है। थर्ड आपका पैरामीटर सीरम फेरेटिन लेवल, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ पे इस केस के अंदर सीरम फेरेटिन का जो लेवल है, सीरम के अंदर जो फेरेटिन का लेवल है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंक्रीज आता है, हाई आता है इसका वैल्यू। क्यों आता है, देखो जनरली क्या होता है, अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक डिजीज होती है, जैसे एग्जांपल मुझे कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो मेरी बॉडी क्या करती है, एक मतलब बॉडी भी एक रेस्पॉन्स शो करती है। कैसे रेस्पॉन्स शो करती है, मेरी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो कुछ अक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन्स बनाते हैं, जो आपका एग्जांपल है फेरेटिन। ठीक है, बेसिकली क्या है, क्रॉनिक डिजीज के अंदर मेरी बॉडी रेस्पॉन्स शो करेगी, मेरा जो लिवर है वो कुछ अक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन्स को बनाने लगेगा, जिसका एग्जांपल अक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन्स का एक एग्जांपल है आपका फेरेटिन। तो जितनी लंबी समय से मुझे बीमारी चल रही है उतना लिवर मेरा क्या बनाएगा, फेरेटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फेरेटिन का लेवल जो है वो क्या आता है, इंक्रीज आता है। तो बेसिकली ACD मतलब एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्या क्या होगा, RBC का काउंट डिक्रीज आएगा, RDW आपका नॉर्मल आएगा, और इंपॉर्टेंट मार्कर है यहाँ पे फेरेटिन का जो लेवल है सीरम के अंदर वो क्या आता है, काफी इंक्रीज आता है।
सो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को डिस्कस करा, फिर हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लैब इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करा, फिर हमने एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज के लैब इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ थैलेसीमिया एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।